Hello students, welcome to Veena Bani online classes. How are you all? Hope you all are well. मैं आपका केमिस्ट्री टीचर देवेंद्र सर। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले-हार्टले विधि बताई थी। क्या बताया था बेटा? बर्कले-हार्टले विधि बताई थी। अब बर्कले-हार्टले विधि क्या होती है? इस कम समय में हम उसको पहले रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परासरण दाब के नियम। तो बर्कले-हार्टले का जैसे मैंने फिगर आपको भेजा था, आपने देखा होगा क्या था उसमें। आपने देखा होगा कि एक स्टील का जैकेट उसको चारों ओर से घेरे रहता है, उसमें एक तरफ कीप लगी होती है, त्रिशूल कीप जिसको बोलते हैं, एक तरफ पेस्टनरी लगी होती है। उस जैकेट के ऊपर जो लगा होता है पिस्टन लगा होता है, पिस्टन के बगल में अब बेटा क्या लगा होता है? दाब मापी लगी होती है। आपको पता है जो केस नली होती है उससे हम लोग विलायक का तल देखते हैं, और जो आपकी कीप होती है उससे हम लोग विलायक भरते हैं। बीच में 3 नलियां लगी होती है, जिसमें से 2 में आपका विलयन भरा होता है और एक में जो आपका भरा होता है वो सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, शुद्ध विलायक होता है। इसके बाद सब कुछ हम लोग जान गए कि किसमें क्या है। जो पिस्टन होता है वहां हम बार बदलते हैं, जो दाब मापी होती है उसमें हम दाब नोट करते हैं। अब जब और जो नलियां लगी होती है उसके बीच में अर्धपारग्राम झिल्ली लगी होती है कॉपर फेरो साइनाइड की, जो कि एक कृत्रिम झिल्ली है और सबसे अच्छी ये मानी जाती है क्योंकि इसमें दाब सहने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग आगे तो पूरा हमने उस पात्र के बारे में बताया जिसमें ये प्रोसेस होती है। अब जब परासरण की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो आपको पता है जो विलायक के पार्टिकल होते हैं वो विलयन में जाने लगते हैं। विलायक के पार्टिकल क्या होते हैं? विलयन में जाने लगते हैं। तो जो विलायक का तल होता है वो गिरने लगता है, उसे हम लोग कहां से देखते हैं? केस नली से देखते हैं। कहां देखते हैं? केस नली देखते हैं। उस तल को यथावत बनाए रखने के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं? पिस्टन जो लगा है वो हमें बाट बदलते हैं, और जितना बाट बदलते हैं, बाट बदलने पर जितने दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है उसे हम दाब मापी में नोट कर देते हैं। वही आपका क्या होता है? परासरण दाब होता है। इस विधि से ज्ञात किया हुआ परासरण दाब आपका एथेंटिक होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, इस विधि में टाइम आपका कम लगता है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। आज अब हम लोग डिस्कस करेंगे परासरण दाब के नियम। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में एक विषय पढ़ा था द्रवों की अवस्थाओं वाला, उसमें आपने पढ़ा था बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैस समीकरण पढ़ा था। तो ऐसा ही कुछ एज इट इज मैं समराइज करके पूरा आपके लिए लाया हूं, क्योंकि जब बुकों में आप देखेंगे तो डिफरेंट चीजें मिलेंगी, लेकिन जब मेरे अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको एज इट इज सब वही चीज लगेगी जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वन हाफ के नियमानुसार तल विलयन में विलय के अणु ठीक उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जिस प्रकार गैस के आयतन में गैस के अणु गैस की ही तरह तल विलयन बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करते हैं। तो पहला जो हम लोग देखेंगे बायल वन हाफ का नियम। बायल वन हाफ का नियम क्या होता है? आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या होता है? किसी तल विलयन का परासरण स्थिर ताप पर, सब कुछ यहीं से डिफिनेशन बनेगी। स्थिर ताप पर किसी तल विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी तल विलयन का परासरण दाब उसके विलय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। यहाँ पे हम इसको हटा करके कांस्टेंट लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसका रीजन क्या है अभी आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप ऊपर से पूरा देख रहे हैं कि माना किसी विलयन के मिलीलीटर आयतन में विलय के n मोल घुले में तो 1/2 नियमानुसार अपनी प्रोपोर्शनल टू n अपॉन b। यहीं से हम लोग डिफिनेशन बनाते हैं। डिफिनेशन क्या बनती है? स्थिर ताप पर किसी तल विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी तल विलयन का परासरण दाब विलय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है या अनुपाती होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ी है चार्ल्स वन हाफ का नियम। चार्ल्स वन हाफ का नियम, इसमें क्या होता है? यहां से इसकी भी डेफिनेशन हम लोग यहीं से बनाएंगे। स्थिर आयतन पर किसी तल विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। जो आपका P क्या है? परासरण दाब है। T क्या है? तापमान है, टेम्परेचर है। ठीक है, और V आपको पता है आयतन है।
इसी प्रकार से इन दोनों को मिलाने पर एक हमें इक्वेशन प्राप्त होती है जिसे टर्म विलियन समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन फॉर डेरिवेटिव सॉल्यूशन, टर्म विलियन समीकरण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं 1/2 बायल का नियम, P प्रोपोर्शनल टू 1n/v, समीकरण आपने 1 मान लिया। 1/2 चार्ल्स का नियम, P प्रोपोर्शनल टू T, समीकरण 2 मान लिया। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपने देखा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जब इसको आप तुलना कराएंगे तो आपको मिलेगा P प्रोपोर्शनल टू n/v T, और जब प्रोपोर्शनल का साइन अब हम यहाँ हटा देंगे, जब यहाँ हटाएंगे तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा, स्थिरांक आ जाएगा, और PV इसको क्रॉस करा देंगे तो PV इक्वल टू NST, और यहाँ पे वेयर S क्या है आपका? टर्म विलियन स्थिरांक है। S क्या है? टर्म विलियन स्थिरांक। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने मोलरता और मोलरता में पढ़ा, तो अब हमें नॉलेज है थोड़ा सा कर सकते हैं। नाउ PV इक्वल टू W/m into ST। Wm क्या है? मोलो की संख्या है, क्या आया? n इक्वल टू W/m, ये आप लिख सकते हैं। क्या है? मोलो की संख्या आपने यहाँ दिया, और S की वैल्यू जो 99% यूज होती है, वैसे तो पेपर में दी रहती है, तो 0.0821 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल होती है। यहाँ पे हम इसको सुविधानुसार यहाँ पे 0.08 भी लिख सकते हैं, 0.082 भी लिख सकते हैं, 0.0821 अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हम इसे कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में आपको पता है P क्या है? पराक्षण दाब क्या है? वायुमंडल में है। V क्या है? आयतन है। W क्या है? मात्रा है। M क्या है? अनुभाग है। और S क्या है? तरंग विलियन स्थिरांक है। T क्या है? आपका परम ताप है। तो ये चीज आपने समझी। अब इसी को अगर हम बाय न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आए। सबसे महत्वपूर्ण जो आपको ये फार्मूला मिल गया, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसी से न्यूमेरिकल लगेंगे। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, यदि आप कंफ्यूज होते हो, जब बुक में देखेंगे तो जो P मैंने यहाँ पे रखा है वहां पे उन्होंने पाई रखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये गैस समीकरण की तरह करके मैंने कराया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब देखिए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इसी के आगे हम लोग अब न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8% यूरिया का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। इसमें आपको लग रहा है कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ऐसा लगेगा सब कुछ दिया है। जैसा कि मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका बताया कि सबसे पहले हम उसे पढ़ें और उसमें ये देखें कि क्या क्या चीज हम इससे निकाल सकते हैं, और जब हमें चीज पता चल जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला पहले हम लिख लेंगे। फार्मूला जैसे कि मैंने बताया आपको, PV इक्वल टू NST मैंने बताया था। इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? PV इक्वल टू W/NST। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या क्या चीज हमें गिवन है। सबसे पहले ज्ञात क्या करना है? परासरण दाब ज्ञात करना है, तो P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमें फाइंड करना है। अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड साफ साफ से पता चला टेम्परेचर है, तो T की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पर 273 प्लस 27, इसको जब ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 300 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद 8% यूरिया। अब एक चीज महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है, 8% यूरिया। यूरिया दिया गया है लेकिन यूरिया का फार्मूला नहीं दिया गया। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपको पता है जो यूरिया कितनी है? 8%, मतलब स्मॉल w की जो वैल्यू गिवन है आपको कितनी है? 8 गिवन है, और जो वैल्यूम गिवन है आपका वैल्यूम 0.1 निकल आएगा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे कि 100 ml है, 1000 से डिवाइड कर 0.1 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब इसी प्रकार से सब कुछ हमको देखिए मिल गया। परासरण दाब को पता नहीं, टेम्परेचर हमने निकाल लिया, स्मॉल w की वैल्यू पता हो गई। ठीक है, स्मॉल w की वैल्यू पता हो गई, स्मॉल m नहीं पता है। स्मॉल m यूरिया का निकालें। यूरिया का फार्मूला पहले लिख लें, NH2CO NH2, स्मॉल m निकालेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे तो आपको पता है नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो नाइट्रोजन कितना होता था? 14, 2 × 14 प्लस कार्बन हमारे पास कितना है? 1, कार्बन कितना बताया था? 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, प्लस आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4, कितने हैं? 4। अब
14 टू द 28, इसको ऐड करेंगे 28 में 12 को तो कितना हो जाएगा आपका 40, और 40 में 20 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। अब आप फिर से फार्मूला देखें, P आपको पता नहीं है, निकालना है। P आपको पता हो गया, स्मॉल w आपको पता है, और m आपको आपने निकाल लिया, टेम्परेचर आपने निकाल लिया, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपके सामने है। तो पुट अप करेंगे P इक्वल टू W इंटू S इंटू T अपॉन M इंटू B। P इक्वल टू 8 की वैल्यू बेटा कितनी है 8, P की वैल्यू W वैल्यू कितनी है 8 इंटू S। S की वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन मैंने इसी में बताया था कितना 0.0821 पूरी रख दीजिए लीटर प्रति क्लियर, कितना 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। क्लियर। अब इसमें आपने पुट अप कराया, इसकी वैल्यू S की वैल्यू कितना 0.0821, टेम्परेचर आपने कितना निकाला 300, और M की वैल्यू आपने निकाली कितनी 60 निकाली, कितनी निकाली 60 निकाली, और वैल्यू आपका कितना है 0.1। ये सब कुछ आपने रख दिया। अब समस्या कैलकुलेशन बहुत बड़ा लग रहा है, कैलकुलेशन कैसे हम सॉल्व करें, कैसे इजी वे में हमारा एकदम आंसर आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले एक अच्छा तरीका एकदम सरल करें। यहाँ पॉइंट के बाद कितने 4 हैं, तो पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पे 1 के बाद, तो यहाँ का पॉइंट है, यहाँ पे कितना बचे 3, यहाँ पे 3 जीरो आप बढ़ा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब आपका कुछ भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। अब 3 बन गया, 3 जाएगा, 3 2 जा, ये 20 हो गया आपका, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब सावधानी बरतनी है। ठीक है, अब ये आपको डिजिट मिली, अभी आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका 2881 है, और ये अपॉन में 5। देखिए अब फिर से कैलकुलेशन का फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपने देखिए इनको कैंसिल आउट किया, इधर से कैंसिल आउट किया। अब यहाँ पे हम और सोचे, अब ये हमने मल्टीप्लाई लिख तो लिया, लेकिन और सोचे, अब हमारे पास फिर सोचने के लिए क्या कुछ हमारे पास इवन में है। तो देखिए ये भी इवन डिजिट है और 10 भी इवन डिजिट है, इसका मतलब हम और कुछ काट सकते थे, कुछ और काट सकते थे। तो 2 1 जा और 2 5 जा, 2 1 जा 2 5 जा। अब देखिए क्या हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। देखा आपने कोई कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, बस सिंपल आपको अब डिवाइड करना है जो डिजिट आपके पास बची हुई है। कौन सी डिजिट बची हुई है, सिर्फ आपके पास बचा है क्या 821 और 5 नीचे 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 से इसको आप डिवाइड करेंगे। अब 25 से डिवाइड करेंगे कि ये किसके एवज में जाए, आपका 82 के एवज नहीं आना चाहिए, तो 3 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि 25 से जा 75, कितना जाएगा 75। अब इसको आप निकालिए, तो यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा 7, और ये आपका कितना हो जाएगा 1। अब फिर से हम 25 से डिवाइड करेंगे, इससे एवज नहीं आना चाहिए, तो 2 टाइम्स जाएगा, 25 50 आपका आ जाएगा। देन 1 आपका हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 210 कितना हो जाएगा 210। अब 25 का टेबल पढ़ेंगे, 210 से एवज नहीं आना चाहिए, तो 25 8 जा 25 8 जा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 8 जा 200 हो जाएगा। कैलकुलेशन एकदम इजी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 10 आ गया, 0 आपका यहाँ बढ़ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, ये आपका आ गया। तो परस्पर दाब आपका क्या निकला आपकी बेटा इक्वल टू 32.84। परस्पर दाब निकाल रहे हैं, तो उसे काहे में लिखेंगे एटीएम में, इसमें वायुमंडल में एटीएम में लिखेंगे। ये आपका न्यूमेरिकल था। फिर आप एक बार ध्यान से देख लें, टेम्परेचर आपने लिख लिया, वैल्यू आपने W की लिख ली, आयतन आपने 0.1 लीटर लिख लिया। इसके बाद यूरिया का
अनुभार आपने निकाल लिया 60, x की वैल्यू आपको पता थी, इसके बाद आपने सब कुछ पुट करा दिया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा है उसमें ध्यान दे दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो सुक्रोज के 100 ml बिलियन में 3.4 ग्राम सुक्रोज बिलियन है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिलियन के परासरण दाब की गणना करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, सबसे पहले तो अब यहाँ पे सुक्रोज आया है। अब सुक्रोज का फार्मूला अगर हमको नहीं पता तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कि नाम देते हैं भाई, क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, नाम दे दिया, अब आपके लिए कठिन है। अब सुक्रोज का फार्मूला पता होना चाहिए, कितना निकलेगा C12H22O11 होता है। अब जब इसका अनुभार निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 342 आएगा, क्लियर। अब देखिए अनुभार आपको पता है, वेट आपका इसका पता है 3.42 ग्राम दिया गया है, ठीक है। आयतन आपको गिवन है, सब कुछ आप इसी में रख। अब बेटा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टडी में आवोगाद्रो वन हाफ लॉ। ये क्या है आवोगाद्रो वन हाफ लॉ, क्या होता है? तो जैसे कि आपने तन विलयन समीकरण निकाला था, उसी से रिलेटेड आपका निकलेगा। सबसे पहले तो हम ये जानें आवोगाद्रो वन हाफ लॉ होता क्या है। आवोगाद्रो वन हाफ लॉ क्या है? सबसे पहले ये जाने कि क्या है। समान ताप पर किन्हीं दो विलयनों, समान ताप पर किन्हीं दो समपराशरी विलयनों, समान ताप पर किन्हीं दो समपराशरी विलयनों के समान आयतन में उसके विलय के मोलों की संख्या समान होती है। समान ताप पर किन्हीं दो समपराशरी विलयनों के समान आयतन में विलय के मोलों की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले विलयन के लिए समीकरण क्या था, P1B1 = N1SG1 पहले इक्वेशन। दूसरे के लिए P2B2 = N2SG1। अब यदि क्योंकि मैंने कहा है दाब समान हो, तो दाब समान है तो P1 P2 P विलयन कैसे समपराशरी है, ताप समान हो तो T1 = T2 = T, और आयतन समान हो तो B1 = B2 = B। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो P1B1 P2B2 = N1SG1 N2SG2, क्लियर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करा देंगे तो ये आपका आएगा क्या PV/PB = N1SG N2SG। अब यहाँ से PV को PV कैंसिल करेंगे और ST को ST से कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा 1 = N1/N2। तो क्या निकला N1 = N2। यही आपको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि समान ताप पर किन्हीं दो समपराशरी विलयनों के समान आयतन में विलय के मोलों की जो संख्या होती है वो समान होती है, क्लियर। ये आपका बैठा वन हाफ आवोगाद्रो का नियम था। अब नेक्स्ट हेडिंग की जो बात करेंगे वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी हेडिंग है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में ये पूछा जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपराशरी विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, समपराशरी विलयन क्या होता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब समान ताप पर किन्हीं दो विलयनों के परासरण दाब, जब समान ताप पर किन्हीं दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, समपराशरी विलयन बोलते हैं। अब इसी के नीचे एक हेडिंग लिखी गई है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अतिपराशरी विलयन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अतिपराशरी विलयन क्या होता है? इसमें समान ताप पर किन्हीं दो विलयनों के, समान ताप पर किन्हीं दो विलयनों में से किसी एक विलयन का परासरण दाब यदि दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है और जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे हम आइसोटोनिक, उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, अतिपराशरी विलयन कहते हैं। अब इसकी लास्ट हेडिंग है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्पपराशरी विलयन। कौन सी? अल्पपराशरी विलयन। इसमें क्या होता है, जब समान ताप पर किन्हीं दो विलयनों के परासरण दाब में से किसी एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से कम होता है, दूसरे विलयन के परासरण दाब से कम होता है, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। यहाँ पे बार-बार एक बात आती है समानता। तो समानता आपको बता दें 25 डिग्री
वेट को बोलते हैं, या फिर कमरे का ताप लिख सकते हैं, रूम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।